गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और कल हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में मॉडर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा पढ़ना स्टार्ट किया था और देखा था कि किस तरह से कांग्रेस एक बड़े संगठन के रूप में उभरी। क्योंकि क्रांति के बाद एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये कि हम लोगों के पास एक कोई संस्था नहीं थी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको कि हम कह सकें कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं एक दिखावटी मदद कह लीजिए या उनका अपनी प्लानिंग अलग थी। ने ऑक्टेवियन ह्यूम ने सजेस्ट किया, जो स्कॉटलैंड के एक सिविल सर्वेंट थे रिटायर्ड, कि तुम लोग एक ऐसी संस्था बनाओ जिसकी बात सुनी जाए, क्योंकि जनता एक बड़ी भीड़ होती है और भीड़ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। उनकी बात मान के हमने कांग्रेस का निर्माण किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे पहले हम लोगों को अकल नहीं थी, हम पहले भी संगठन चला रहे थे, लेकिन वो बहुत लोअर लेवल पर थे, यानी उनमें 20-30 आदमी, 40 आदमी, 5 आदमी, इस तरह के संगठन थे। पर अब एक ऐसी संस्था का जन्म होने जा रहा था जिससे पूरा भारत जुड़ेगा। मजदूर, किसान, अंग्रेज और ईसाई और अपने हिंदू और जितने आप लोग जानते हैं कम्युनिटी, हर एक आदमी जिसमें अपना योगदान देने की कोशिश करेगा और हर एक को लगेगा कि ये संस्था वाकई में मुझे रिप्रेजेंट करती है। उसी संस्था का नाम पहले INU था, इंडियन नेशनल यूनियन, और उसी का नाम बदलकर कर दिया INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। रखी गई मुंबई में एक बहुत बड़े एक हॉल था बहुत बड़ा, एक कॉलेज का, जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो पहली बैठक इसकी मुंबई में हुई। 72 मेंबर पहुंचे, पूरे देश के कोने कोने से मिलाकर महज 72 लोग। लेकिन इन सब ने प्रण लिया WC बनर्जी प्रेजेंट थे। अगली बैठक में लगातार बैठकें करते गए, संगठन बढ़ाते गए और फिर एक ऐसा टाइम आया जब अकेला एक संगठन मतलब भारत बन गया, और वो संगठन था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया काम कर रही थी और कांग्रेस से हर कोई खुश था, किसान भी, मजदूर भी, भारतीय भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, अंग्रेज भी। और मैंने कल आपको इसके 4 सेशंस बताए थे। पहला सेशन इसका हुआ था दिसंबर 85 में, फिर अगला 1886 में, हर साल होंगे 1887 में और 1888 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों के बड़े लीडर्स मुखिया बने थे। कल मैंने चारों बता दिए थे। इससे आगे बढ़ने के लिए एक बार इसको जोड़ रहे हैं। पहला बंबई में, फिर BCMA कलकत्ता में, M मतलब मद्रास में। यही तो 3 प्रेसिडेंसी थी पहले अंग्रेजी, यहीं पे कांग्रेस की बैठक हुई। और फिर था इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं, वो उस टाइम पे इलाहाबाद था। ये 4 बैठकें हुई। इन चारों के अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है। कौन अध्यक्ष बना इन चारों में? इन चारों में पहले में अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। दूसरे में अध्यक्ष में थे दादा के बारे में मैंने कल आपको डिटेल से समझाया कि ये वो चेहरा है जिसको पहली बार अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने का मौका मिला, जिन्होंने किताब लिखी द पार्टी, गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिन्होंने बताया पर कैपिटा इनकम के बारे में। उस टाइम पर नेशनल इनकम की गणना उन्होंने की, जो आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती है, CSO। आपको इकोनॉमिक्स में सर बताएंगे कितने ही हजारों लोग हैं जो उसकी संस्था का हिस्सा है। और तब इस अकेले एक आदमी ने 1867 में पहली बार इंडिविजुअली अपने बिहाफ पर देश की आय नेशनल इनकम की गणना की। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पारसी धर्म को मानते थे और दादा भाई कोई आज का चेहरा नहीं है। दादा भाई 1825 में जन्मे हैं, तो तुम खुद सोच लो कि कितनी बड़ी उम्र के हैं। और ये 1900 आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे, काफी दिनों तक ये जीवित रहे थे। 1887 जब मद्रास में हुआ तो बदरुद्दीन, क्या खास था इनके नाम में? ये पहले मुसलमान हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यानी मुसलमानों के मन में ये फीलिंग आए कि भाई ये हमारी भी संस्था है। ये हिंदुओं के मन में भी आए, ये बंगाली के मन में भी आए, ये कलकत्ता वालों के मन में भी आए। तो हर साल जो होना है, जो जगह है, वो बदलते रहे और अलग अलग अध्यक्ष बनाते रहे। चौथा भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एक अंग्रेज जिसका नाम था जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये एक एग्जाम्पल है चारों, इसलिए चारों याद करने हैं, भूल जाओगे। BCMA, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। पहला WC बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी और फिर जॉर्ज यूले। जगह भी याद रखना, सन तो लगातार में है ही, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चारों वेरी आज हम कांग्रेस के सत्र की बात कर रहे हैं और 4 सत्र आपने देख लिए। सत्र मतलब सेशन। साल में मेनली एक सेशन रखते थे, जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता था, ठीक है। चलो पढ़ेंगे अब हम लोग। हमने कहां से कहां तक देखा? 1885, 85, 86, 87, 88 तक देखा। हर साल याद नहीं करना, लेकिन जिस साल कुछ भी अलग हुआ, अनोखा हुआ, वो हमें पता होना चाहिए, वो एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैं सारे सीरीज से एक बार बता देती हूँ जो मेन है। किताब से हम या जो PDF है अरिहंत की, लेकिन सब कुछ याद नहीं करना होता, वो सिर्फ पढ़ना होता है। याद करना होता है वो जिसके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। चलिए, तो 1885 से 88 तो चारों इंपॉर्टेंट है, बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं। 1890 बहुत बहुत काम का। इसके बाद 1896
जो क्या इंपॉर्टेंट है इन सालों में, इसके बारे में बात करते हैं। 1890, ध्यान से सुनना, फिरोज शाह मेहता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हें बता रही हूँ कि आगे मेहता कांग्रेस बनेगी। है फिरोज शाह मेहता एक बड़े लीडर हैं, उदारवादी हैं। जैसे दादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिरोज शाह मेहता भी इंपॉर्टेंट है। और उदारवादियों में इन 3-4 के ही नाम लिए जाते हैं, जैसे फिरोज शाह जी का नाम लिया जाता है, दादा का नाम लिया जाता है, या गोपाल कृष्ण गोखले का। तो फिरोज शाह मेहता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस साल में जब बैठक हुई तो बैठक थी कलकत्ता में, और ये जगह भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कादम्बिनी, कादम्बिनी एक महिला है, ये कादम्बिनी गांगुली। मैं आज से कितनी पुरानी बात कर रही हूँ, देखो ये पहली फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट, लेडी ग्रेजुएट। तो ये वो महिला है जो पहली ग्रेजुएट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। और बड़ी बात ये है कि जब सेशन हुआ जहां आदमी ही आदमी थे, लड़कियों को महिलाओं को कौन बुलाता था, तब वहां इन्होंने भाषण दिया था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये पूछें कि कांग्रेस में पहली बार किसने, किस महिला ने संबोधित किया, तो आप टिक करेंगे कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली कौन है? फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट है। कहां से? एकत्रित किया है। यहाँ खड़े होकर जब भाषण दिया तो सब प्रभावित थे कि महिलाएं भी बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकती हैं अगर उन्हें मौका मिले तो। ये पहला चेहरा है, ये अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ये संबोधित करने वाली, खड़ी होकर एड्रेस करने वाली, स्पीच देने वाली कांग्रेस में पहली महिला है कादम्बिनी गांगुली 1890 में। इसलिए इंपॉर्टेंट है। 28 स्पीच दी थी, तो संबोधन करना में आ सकता है। ये नाम भी जगह 1896। ये 1896 क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इस साल पहली बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वंदे मातरम सुना था। यहाँ पर वंदे मातरम आप अच्छी तरह जानते हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गान है, ये राष्ट्र गीत है, राष्ट्र गीत है। तक की बात कर रहे हैं। जन गण मन और वंदे मातरम दो अलग चीजें हैं, सब लोग जानते होंगे उतना। जन गण मन ये जो है हमारा, ये राष्ट्र गान है, इसको एंथम बोल देते हैं, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान भी लिख देते हैं, और राष्ट्रगान भी। और वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, देते हैं। ठीक है, तो ये वंदे मातरम की बात हो रही है। पहले राष्ट्रगान 1911 में, इसके बाद आ जाएगा। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पिछली बार एनटीपीसी में ये एग्जाम में पूछा हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, सब लोग जानते हैं, बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और उन्होंने पहली बार ये लिखा था 1874 में। वैसे ही बैठे बैठे एक दिन कागज कलम उठाया और लिख दिया वंदे मातरम। एक तरह से देश की भक्ति से भरे हुए थे, और वंदे मातरम मतलब हम नमन करते हैं इस माँ को, इस मातृभूमि को। तो वंदे मातरम लिखा, लेकिन ये कागज के रूप में था, लिखा और फिर बात आई गई हो गई। 1882 में एक बहुत बड़ी ये अपना नॉवल लिखा गया, आनंद मठ। इस नॉवल में पहली बार इसको जब डाला गया 74 के लिखे में, ये फेमस हो गया। धीरे धीरे लोगों ने नॉवल पढ़ा, नॉवल में पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, और फिर वो एक कागज का टुकड़ा, क्योंकि अब नॉवल तो छपेगा ना, धड़ल्ले से बिका ये नॉवल, बहुत बिका। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, कई बार एग्जाम में आता है, इससे ये फेमस हो गया। तो वंदे मातरम फेमस हुआ है लेटेस्ट स्टेज में, लेकिन इसके बाद ये गाया कब गया? इसके पे जब उतारा तो 1874 था, लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुआ। प्रसिद्ध हुआ 1882 में, एक नॉवल का ये पार्ट बना। नॉवल का नाम है आनंद मठ, और किसने लिखा है ये वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंकिम चंद्र चटर्जी भी हैं। फिर इसको गाने में और कई साल लगे, और 1896 में ये गाया गया। ठीक है, गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन लिखा नहीं था, लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको गाने के टाइम पर जो तरीका है गाने का, वो कहता है कि इसको गाने में लगने चाहिए कितने, 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड लगने चाहिए इसको तरीके से गाने में। वंदे मातरम बंगाली का यूज भी किया गया है और संस्कृत का यूज भी है, दोनों भाषाओं का थोड़ा थोड़ा यूज किया गया, और फेमस हो गया था ये 82 में जब ये नॉवल में छपा। इसको गाने का टाइम है 65 सेकंड, और पहली वर्षन में समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1905 आते आते अब हमारी कांग्रेस को बने देखो कितने साल बीत गए। 1885 से कांग्रेस काम कर रही है। 1905 पहले बात करते हैं इसने क्या किया इतने सालों में, क्योंकि ये लगभग गए ना, 85 से 95, और अब अगला आ चुका 20 साल। 20 साल तो बहुत होते हैं अगर सच में किसी को काम करना हो। तो 1885 से बनी संस्था 1905 तक क्या कर रही थी? इसने ऐसी कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल की कि जिसके बेसिस पे लोग इसके ऊपर फेथ रखें? जैसे अब मोदी जी आए तो बहुत लोगों ने विश्वास दिखाया, इतनी बड़ी मेजोरिटी में आए, लेकिन उस विश्वास को कायम रखने के लिए काम करके दिखाना पड़ता है। अगर आप बैठेंगे तो कांग्रेस को काम भी तो करना पड़ेगा। इन 20 सालों में कांग्रेस ने जो काम किया, वो काम क्या था ये सुन लो। ये उदारवादी लोगों की संस्था थी। उदार समझते हो ना, बहुत लीनियंट, जो हो रहा है ठीक है। इन लोगों का
ब्रिटिश साम्राज्य पर या ब्रिटिश महारानी पर पूरा विश्वास था, ये फेथ रखते थे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें आजाद कर दो, इन्होंने विश्वास दिखाया ब्रिटिश महारानी में। ये ब्रिटिश प्रजा हैं, हम कोई एंटी थोड़ी, हम तो ब्रिटिश प्रजा हैं। अंग्रेज इस देश का भला चाहते हैं और वो आगे पीछे जो भी नियम बनाएंगे, कायदा बनाएंगे, कानून बनाएंगे, वो इंडिया के फायदे के लिए ही सोच के बनाएंगे। यानी ये आंख बंद करके विश्वास करते थे अंग्रेजों पर, उनकी नीतियों पर। लेकिन रियलिटी धीरे धीरे इनको पता चली, फिर उसके बाद जाके इन लोगों ने काम करना शुरू किया। 20 साल तक ये काम क्या करते थे? फिर ये कहते थे अगर हमें कोई दिक्कत है, समाज में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कायदे से एक एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखो, जो भी हमें बात प्रॉब्लम की एप्लीकेशन को जो हेड है ना आपके एरिया में, वहां पकड़ा दो, वो उस एप्लीकेशन को पढ़ेगा और जो जरूरी होगा वो उस काम को कर भी देगा। यानी इतना ज्यादा विश्वास कि हमारा भला ही करेंगे अंग्रेज और अंग्रेजी सरकार। ये कितनी बड़ी गलतफहमी में 20 साल तक जीते रहे। और अंग्रेज हंसते होंगे कितने मूर्ख हैं, इनको ये अकल ही नहीं है कि कांग्रेस क्यों बनाई गई। क्योंकि अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाने के पीछे अपना फायदा देखा था सेफ्टी वाल्व के रूप में। ये क्या है? सेफ्टी वाल्व प्रेशर कुकर के ढक्कन पे लगी होती है। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा ना, सबके घर में प्रेशर कुकर है, इसमें सब्जी बनती है, दाल बनती है, खिचड़ी बनती है। इस प्रेशर कुकर के ढक्कन को नहीं देखा तो आज जाके देखना, इसका जो ढक्कन होता है ना, उसमें जो डंडा उसका हैंडल होता है, उसके नीचे एक वाल्व लगी होती है। ये सेफ्टी वाल्व होती है। सेफ्टी वाल्व क्या काम आती है? प्रेशर कुकर को जब आप आंच पे रखते हैं खाना बनाने के लिए या कुछ भी उसमें गर्म करने के लिए, तो देखना धीरे धीरे उसमें विसल आने लगती है, सीटी बनने लगती है, प्रेशर मेंटेन होता है। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो जाती है। अगर कभी किसी कारण से उस विसल में कोई दाल का दाना, चने का दाना या कोई चावल का दाना अटक जाए, ऐसा बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा कुकर में से पानी और दाल और ये सब निकल आते हैं। अगर कोई इस तरह का तिनका, कोई दाल का दाना उसमें फंस गया और किसी कारण सीटी नहीं आ पाई, तो क्या होगा? वो प्रेशर मेंटेन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फाइनली एक स्टेज आएगी जब वो प्रेशर कुकर भड़ाम से फटेगा और घर के लोगों की मौत हो जाएगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, सब बहुत बार आपने सुना होगा, सिलेंडर फटने से, कुकर फटने से लोग मर जाते हैं। तो ये जो प्रेशर कुकर का काम था ना, ये जनता के मन में था। जनता के मन में 57 की क्रांति एक प्रेशर था, एक आईना था कि जनता के मन में उबाल है अंग्रेजों के खिलाफ। कैसे हमारी बेटियों को ये लोग उत्तराधिकार के अधिनियम में शामिल नहीं करते, कैसे हमारे गोद लिए बेटों को ये शामिल नहीं करते, ये कैसे हमारी जमीनें हड़प सकते हैं, जिसने हमेशा इनके तलवे चाटे अवध उसको कैसे अपने में मिला लिया, झांसी को ये कैसे अपनी कर सकते हैं। ये सब बातें हमारे मन में उबाल, एक प्रेशर मेंटेन कर रही थी। और उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने क्रांति की और वो प्रेशर दोबारा बनेगा और हम दोबारा तरीके से भी क्रांति कर सकते हैं। ये बात अंग्रेज भांप गए थे कि एक बार गलती की है, हो सकता है 20-30 साल बाद फिर क्रांति करें और हमें भगा दें। इसीलिए उन्होंने बहुत चालाकी चलते हुए सेफ्टी वाल्व के रूप में एक संस्था बना दी कांग्रेस। कैसे? जब प्रेशर कुकर में बहुत तेज सीटी आए और अगर वो सीटी ना आ पाए, प्रेशर बने, तो उसके नीचे जो ढक्कन होता है ना, उसके डंडे के नीचे एक वाल्व होती है। वो कायदे से अपने आप, ऐसा किसी के साथ वैसे हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो वो वाल्व गिर जाएगी, वो वाल्व हट जाएगी वहां से और तुरंत वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। सारा प्रेशर वो जो उसके अंदर विसल थी ना, वो निकल आएगा, तो सिलेंडर और कुकर फटने से बच जाएगा। यानी किसी भी आदमी के मन में अगर गुबार भरा हुआ है, उफान है, तो उसको सही रास्ता दे दो, सही दिशा दे दो, ताकि वो उफान, वो गुबार बाहर निकल सके। पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी उतना टीचिंग से जुड़े नहीं हैं। ये हम लोग जब टीचिंग में आने लगे थे तो हमें सिखाया गया था कि हर बच्चे में ऊर्जा है, जरूरत है उस ऊर्जा को सही दिशा देने की। जैसे जो बहुत एग्रेसिव, बहुत गुस्से और ईर्ष्यालु टाइप के बच्चे हैं ना, उनको हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ ले जाओ, क्योंकि स्पोर्ट्स में उनकी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन होगा और फिर वो चिढ़ना और ईर्ष्या होते हैं कि किसको किस तरफ मोड़ना चाहिए। बच्चे को खुद नहीं पता होता, ये टीचर होता है जो ऑब्जर्व। धोनी का क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके टीचर ने कहा तुम क्रिकेट में आ जाओ, और फिर ऐसा मौका मिला कि आज धोनी ही धोनी चारों तरफ, सब जानते हैं, मूवी बन गई, बायोपिक बन गई कि धोनी कितने बढ़िया क्रिकेटर थे। तो ये टीचर होता है जो बच्चे को पहचान लेता है। सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे, आपने उनकी वो गोल्डन स्पीच सुनी हो, तो अपने उस टीचर को या इसको सेफ्टी वाल्व की तरह यूज कर रहे हैं, ताकि इंडियन जनता के मन में जो भी उफान है, उबाल है, नेगेटिव बात है कांग्रेस, इसके ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो आए, कांग्रेस के मंच पे बोलें, बुरा भला गालियां दे और फाइनली जाके उनके मन से सारी भड़ास निकल जाए और वो फ्री दिमाग होके अपने घर जाएं। फिर वो बोलने का कोई इस तरह का साधन मिल जाए तो वो आके अपनी भड़ास निकाल लेंगे, अपनी बातें रख लेंगे, कह लेंगे, एप्लीकेशन लिख लेंगे और हम तक बातें सिस्टमैटिक तरीके से पहुंचेंगी। क्रांति का सामना ब्रिटिश सरकार को नहीं करना पड़ेगा। कितनी चालाकी से प्लान बना के लंबी पारी खेलने की कोशिश थी ब्रिटिश सरकार की, और हुआ भी। 20 साल हमने कुछ नहीं किया, हम इंडियंस ने कुछ नहीं किया। अगर हम 57 में क्रांति कर सकते थे तो क्या हम 77 में क्रांति नहीं कर सकते थे? भाई क्रांति की जो कमियां
91 में आया, गलती को भांप गया, 1192 में फिर आ गया और दोबारा गलती थोड़ी की। तो क्या हम बेवकूफ थे जो 57 की क्रांति के बाद हमें अकल ही नहीं आई और 90 साल हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे? नहीं, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस का निर्माण ऐसी तरह से किया गया कि हम अपनी सारी भड़ास निकाल लें जाके कांग्रेस के मंच पर, और हम ना चीखें ना चिल्लाएं अंग्रेजों के सामने, हम सीधे रहे, बिल्कुल सीधे। तो ये कितनी बड़ी चालाकी थी, लेकिन हमें समझ में नहीं आई। पर अगर इसको देखें दूसरे पार्ट पर, तो अगर कांग्रेस ना बनती तो अंग्रेज हमारी सुनते भी नहीं। कांग्रेस एक संस्था है, संस्था की तो फिर भी सुनी जाती है ना। आप अगर किसी डेलीगेट्स के साथ जाते हैं 8-10 लोगों के साथ, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ, तो आपको डीसी भी सुनेगा। लेकिन आप अकेले जाके एक भीड़ ले जाके 50 लोगों की खड़े हो तो कोई नहीं सुनेगा। एक अपना एक स्टैंड चाहिए होता है, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है, तभी आपकी बात सुनी जाती है, या आपकी बात ऊंचे ओहदे के लोग थोड़ी तवज्जो देते हैं, वरना सुनेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे हजारों युवक नवयुवक जो है ना इकट्ठे होते हैं, जब तक कोशिश करते हैं तो पुलिस आती है, पीटती है, भगा देती है, क्योंकि उनके साथ कोई इस तरह का समाज सेवी संगठन नहीं खड़ा होता। जिस दिन आप लोगों के साथ समाज सेवी संगठन जुड़ जाएंगे ना, आप लोगों को एक पहचान मिल जाएगी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का सहारा है, फिर उसकी नीतियां उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। लेकिन उन सबके लिए ना प्रजातांत्रिक होना पड़ता है, उन सबके लिए आपके दिमाग का स्तर इतना होना चाहिए कि आपको कोई बरगला ना सके, आपको कोई बहका ना सके, आपको कोई बहला ना सके। अभी तो आप लोग इतने कम समझदार हैं, इतने अनुभवी नहीं है कि कोई भी आपको बरगला देगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा। इसीलिए अभी फिलहाल पढ़ते हैं तो कांग्रेस समझ में आया। उदारवादियों ने क्या किया, 20 साल कुछ नहीं किया, एप्लीकेशन लिखते रहे, अपने हेड को देते रहे, वो दिखावटी वायसराय तक पहुंचाते रहे, और जैसा चल रहा था अंग्रेजों का तरीका वैसा ही चलता रहा। और इन्होंने क्या कहा, ये कांग्रेस मूर्खों की एक संस्था है जिसको कुछ नहीं करना, और अच्छी बात है हमने ये संस्था बनवा सच्चाई भी है कि अब हम इतना बड़ा विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि विद्रोह करने की जिम्मेदारी किसकी आ गई, कांग्रेस की, जो कि विद्रोही हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस पर किसका राज है, उदारवादियों का। खैर चलते चलते अब जैसे गलत चीज का घड़ा भी तो कभी भरता है ना, पाप का घड़ा सदा थोड़ी रहेगा। ये गलतियां जो ये कर रहे थे आएंगी सामने। 20 साल बीत गए, कितना, अब मोदी जी कहते हैं मुझे और 5 साल दे दो, दे दे जनता, लेकिन 5 साल बाद फिर कभी तो जवाब देना पड़ेगा ना, कभी तो आप आंसर देंगे, कभी तो बताएंगे कि मैंने क्या किया। यही इनके साथ हुआ। जब 20 साल बीत गए, 1885 से 1905 आ गया। अब अंग्रेजों को लगा कि ये महामूर्खों का देश है और यहाँ इन लोगों को कोई अकल नहीं है, और इन लोगों में आपसी अगर हम फूट पड़वा दें तो ये मूर्ख सदा आपस में ही लड़ते रहेंगे और हम फ्री होकर आराम से राज करेंगे, और जब तक मन करेगा तब तक इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन अंग्रेजों ने लॉर्ड कर्जन नाम का जो इनका हेड था 1905 में, उसने इसमें आज का इंडिया, आज का बांग्लादेश, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो बहनें हैं ना, 7 बहनें ये, और अपना बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आता है। तो ये बड़ा हिस्सा डिवाइड करे। बोले हमें ना बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे असम पड़ता है आपका, उस टाइम तो असम पूरा असम ही था मेन, ये नागालैंड वगैरह सब बाद में बने। इस बार ये मेघ त्रिमणि नागालैंड ना सब बाद की बातें, पहले बड़ा हिस्सा असम था, काफी बड़ा हिस्सा। यहाँ पे फिर आपका जो हिस्सा था ये वाला मान लीजिए, ये आपका जिसका देश कहते हैं, जो पूर्वी बंगाल कहलाया अंग्रेजों के कारण, पहले ये बंगाल था, और जो इधर का हिस्सा था ये कहलाया पश्चिमी बंगाल। आप आज भी देखो इंडिया में पश्चिम बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। भाई वेस्ट क्यों बोलते हो, तुम्हारे पास ईस्ट तो है ही नहीं। तो ये लॉजिकली ठीक नहीं है, लेकिन हमें आदत क्यों पड़ी, क्योंकि उस टाइम पर बंगाल तो ये बंगाल है ना, ये वाला, ये पूरा बंगाल, इसके 2 बड़े हिस्से कर दिए, एक पूर्वी बंगाल के नाम से और एक पश्चिम बंगाल के नाम से। असम पूर्वी का हिस्सा है। इस पश्चिम बंगाल में क्या क्या आया, आज का आपका बंगाल भारत वाला, बिहार आपका आज का, और आज का उड़ीसा, ओडिशा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 आ गए। और इस तरफ क्या आया, आज जो आपका बांग्लादेश है ये वाला, आज जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, उत्तर पूर्वी जिसको आप कहते हैं इंडिया का, नॉर्थ ईस्टर्न, ये वाला इलाका आ गया। ये ऐसे क्यों बांटा, लॉर्ड कर्जन ने कहा इतने बड़े में मुझे सिस्टम चलाने में बड़ी दिक्कत आती है, और इसके अगर हम 2 हिस्से कर देते हैं तो हम सिस्टम को आराम से चला लेंगे। एक का नाम रख देंगे पश्चिम बंगाल, एक का नाम रख देंगे पूर्वी बंगाल। इस तरफ की राजधानी यानी इनकी, ये पार्ट ए मान लीजिए, और ये पार्ट इन्होंने अपनी कैसी नीति बनाई है। इस तरफ के जो लोग हैं ना, और इस तरफ के मिलाकर, टोटल मिलाकर 8 करोड़ लोग थे, 8 करोड़ और 50 लाख लोग थे। इनका डिवीजन कैसे करेंगे, एक तरफ आ गए 5 करोड़ 40 लाख, और जो बच गए कितने बचे, 3 करोड़ 10 लाख। ये 5-40 इस तरफ है। इस 5.4 में हिंदू ज्यादा हैं,
हिंदू ज्यादा, मुसलमान कम। इसमें तो यहाँ मेजोरिटी हिंदुओं की है और मुस्लिम बहुत कम है, इस तरफ तो माइनॉरिटी है। उल्टा करें इस तरफ मुसलमान ज्यादा है और हिंदू कम है। अंतर ज्यादा नहीं है क्योंकि इनकी कुल आबादी 2 करोड़ है। 2 करोड़ 10 लाख को छोड़ देते हैं, इतना छोटा याद रखना मुश्किल है, तो आप इसको 3 करोड़ दो नहीं 3 करोड़ याद रखिए। अब इसमें से पता है क्या है, इसमें से हिंदू और मुसलमानों में सिर्फ कुछ लाख का अंतर है, लेकिन ज्यादा पूछे तो मुसलमान है इस तरफ, हिंदू कम है। यहाँ ये माइनॉरिटी में है हिंदू। तो ये कितना घटिया खेल खेलेंगे, इस तरफ के मुसलमान ज्यादा है ना, तो इनको जाके सिखाएंगे, ये क्या कहेंगे कि अब तो तुम लोग अलग हो गए हो, क्यों कांग्रेस के साथ हो, कांग्रेस से अलग अपनी संस्था बनाओ, अपने इलाके के लोगों के विकास के लिए काम करो, क्योंकि तुम हिंदुओं से अलग हो, तुम्हारे रीति रिवाज अलग। अरे तुम तो बिल्कुल ही अलग हो, ये तो चलो फिर भी हमारे अपने हैं, 1000 साल से इन्हीं के राज में हम लोग रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इंडिया को लूटा नहीं था। इंडिया में थे, ठीक है, बढ़िया काम किया, कभी हिंदू राजा बने कभी मुसलमान राजा, लेकिन थे तो इंडियन ही। अब तुम बाहर से आए लोग और तुम इनको सिखा रहे हो कि तुम अपनी अलग संस्था बनाओ, ये तो हिंदुओं की संस्था है कांग्रेस। अगर ऐसा ही था तो फिर बदरुद्दीन तैयब जी को क्यों बनाया गया था कांग्रेस अध्यक्ष तीसरी बैठक में? अगर ऐसा ही था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया में ही क्यों रहे आजादी के बाद भी, वो क्यों नहीं पाकिस्तान चले गए? न जाने कितने मुसलमान, अबुल कलाम आजाद को, एपीजे को हम क्यों भूले, वो तो मुसलमान थे। कितने ही मुसलमान लोग थे जिन्होंने इंडिया में मरना कबूला कि हम इंडिया में मर जाएंगे, हम पाकिस्तान में नहीं जाए। अगर इतनी ही एंटी होता है इंडिया तो फिर सारे जाते, लेकिन एक बड़ा हिस्सा तो इंडिया में रह गया। आप आज भी आबादी की अगर बात करते हैं तो भारत की 12-14% टोटल में आप निकाल के देखो कितने करोड़ों मुस्लिम यहाँ रहते हैं। अगर ये इतना ही अनसेफ देश होता तभी ना भाग गए होते, फिर क्यों यहाँ थे? कोई ना कोई फायदा था ना, यहाँ उनको लगता था कि हमारी मिट्टी हमारी जमीन है। लेकिन अंग्रेजों ने भांप लिया था कि कुछ मोहरे यूज करेंगे और इन इंडियंस को आपस में इतना बढ़िया तरीके से लड़वाएंगे। मैंने कहा भी था ना आप लोगों को, एक दिन यूट्यूब पे बताया था, अंग्रेजों की प्लानिंग थी ये कि ये इंडिया एक माला है, एक धागे में पिरोई हुई माला है, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अब अलग अलग पारसी और इस तरह के लोग हैं, ये अलग अलग जैन बौद्ध हैं, ये मोती पिरोए में एक सबसे बड़ा कारण है हमारा धर्म के नाम पे लड़ना। हम जैसा मूर्ख देश दुनिया में आज की डेट में मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें ये अकल ही नहीं है कि हमारा आज भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। अमेरिका में सुना है कभी ऐसे धर्म के नाम पे लड़ना? वो लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, वो सरकारों से लड़ते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए। हम अपने अधिकारों के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, चाहे कोई किसी को एक्सप्लॉइट करे, चाहे किसानों को एक्सप्लॉइट किया जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेरोजगारों को एक्सप्लॉइट करें तब भी हमें, क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम पे क्या असर आना है। लेकिन ये बात नहीं समझते कि ये एक कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर करके फाइनली एक्सप्लॉइटेशन समाज का हो रहा है। और अगर किसान दुखी है ना तो ये मान के चलना कि किसी भी घर में खुशी नहीं रहेगी। इस देश का अन्नदाता है, पेट भरता है, तुम ये जो पेट भर के क्लास गेहूं खरीदा, तो पैसा देके गेहूं खरीदा तो भी एहसान मानना चाहिए। पैसा देके तो तुम स्कूलों में भी पढ़े हो, फिर तो क्यों एहसान मानते हो किसी टीचर का? पैसा देके तुम जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ोगे, उन्होंने भी अपना ही काम किया, पैसा लिया, हम भी तो पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी थैंकफुल होना चाहिए कि किसी आदमी ने अपनी खेती पसीना बहा के वो गेहूं पैदा किया था। मान लिया तुम्हारे पैसे लगे, लेकिन उस आदमी के एक जो रिस्पेक्ट का भाव कि उस आदमी के कारण हम पेट भर के आज क्लास चाहे टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या कोई भी जो भी सर्विस देता है ना किसी भी रूप में, हमेशा उसका मान रखना चाहिए। और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। और जब उसका हक मारा जाए तो हम लोगों को अपनी बुलंद आवाज करनी चाहिए। ये उसका हक नहीं है। ये हमें से कितने लोगों के रिलेटिव्स किसान आज भी हैं, और क्यों भूले हमारे दादा परिवहन सर के तो घर में अब तक भी, हमारी शादी के बाद तक भी खेती की जाती थी, मेरी बेटी के जन्म के बाद तक भी खेती थी। 1 साल बाद फिर वो काम थोड़ा लगा कि भाई खेती में बातचीत नहीं बननी, पढ़े लिखे हैं तो कुछ अलग करें, लेकिन अब तक भी खेतों में काम चलता था। और इनके फादर तो 100% डिवोटेड ही खेती को थे। किसान की प्रॉब्लम हर घर से संबंधित है। तुम्हारा कोई ना कोई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, किसी न किसी ने जरूर खेती की होगी, और उनसे पूछ के देखो कि किसान को क्या मिलता है। कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके लिए लड़ने वाला कौन? कोई भी नहीं। कांग्रेस उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिखावट, लेकिन 20 साल जैसे तैसे काट दिए थे, किया कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने यही बात भांप ली और हम लोगों को लड़वाया उस टाइम पर भी। और लड़वाने के लिए क्या बोले, कलकत्ता ये रीजन इतना बड़ा है लॉर्ड कर्जन कि मैं यहाँ प्रशासन नहीं चला पा रहा हूँ, इसलिए मुझे इसका डिवीजन करना है। और 1905 का धर्म के नाम पर बोया गया वो बीज हमारी मोटी बुद्धि में 2020 तक भी नहीं आता कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें डिवाइड करने के लिए किया गया था। और हम आज भी कठपुतली हैं, आज भी लड़ते हैं। पिछले साल दिल्ली में देख लो कितने जाहिल लोगों ने दंगे किए थे, हिंदू मुसलमानों के नाम पे कैसे कैसे लोगों को मार दिया था। तो इससे ज्यादा मूर्खता का परिचय क्या दे कि अंग्रेजों को गए 73 साल हो गए, तब भी हमें
ये बात समझ नहीं आती, और ये क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि पढ़ते लिखते ही नहीं, डिग्री होल्डर हैं लेकिन बेस नहीं पता कि कहाँ कमजोरी है। ये 8वीं 7वीं से बताना चाहिए कि धर्म के नाम पे लड़ना अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा बुरा हाल था। मतलब उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना लड़वाया कि वो यहाँ पे आराम से बैठ के राज करते रहे। ऐसा नहीं कि इससे पहले हम लड़ते नहीं थे, हम लड़ते थे। हम मध्यकाल में हमने खूब एग्जाम्पल पढ़े कि मध्यकाल के राजाओं ने जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराए, लेकिन फिर भी वो अपने थे, वो इंडियन थे। ये तो विदेशी आ गए ना, ये तो यहाँ अपना पैसा लूटने आ गए, लड़वा के आपस में, हमारा लूट लूट के जहाज भर भर के अपने देश में। इन्हें हमसे क्या लेना देना? अगर मुसलमानों ने राज किया, हिंदुओं ने राज किया, तो उनको प्रजा से लेना देना था। उनको था ये कि मेरी मिट्टी है, मैं यहीं पे रहूंगा, इसका विकास मुझे करना है, मुझे रक्षा करनी है। अंग्रेजों को क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन करे, यहाँ के किसान मरे, यहाँ का मजदूर मरे, यहाँ औरतें मरे, यहाँ शराब, जानबूझ के तो शराब इंट्रोड्यूस करवाई। हमारे देश में शराब का इतने बड़े लेवल पे कारोबार थोड़ी था। ये शराब इनकी देन है, जो इतने बड़े स्तर पे आज जो आप देखते हैं ना, गंदे जितने नशे हैं, ये सब अंग्रेजों की देन है। भ्रष्टाचार अंग्रेजों की देन है। पहले भी था हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, लेकिन इस हद तक नहीं था जितना इन लोगों ने किया। क्यों? क्योंकि इनकी आदत इतनी खराब थी कि इन्होंने बंगाल में कंपनी के जो बिल्कुल छोटा नुमाइंदा था ना, नौकर, वो भी बंगाल के मीर जाफर के पास पहुंच के और उससे पैसे ऐंठ लिया करता था। इस हद तक का भ्रष्टाचार। चलिए, 1905 की कहानी मैंने बताई। इस माला को ऐसा तोड़ा कि ये मोती कहां दूर जाके बिखरे, आज तक वापस नहीं पिरो सके, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से ये बात समझ में आती है कि हमारा मिस यूज किया गया, जो कि जनता जानना ही नहीं चाहती, और अभी भी आपस में ही लड़ते रहते हैं। उन लीडर्स को फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। सबको नहीं फील हुआ, ऐसा मत सोचो सब एकदम से जाग गए। आधे जनसंख्या के मूर्ख तो कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, जैसे आज भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, निजीकरण बहुत अच्छा है। ये उस टाइम पे भी लोग कहते बहुत अच्छा हुआ, बंगाल विभाजन बहुत बढ़िया किया। लेकिन बंगाल विभाजन को दूरदृष्टि रखने वाले कुछ लोग पहचान रहे थे कि ये धीरे धीरे करके धर्म का जहर हमारे मन में घोलेंगे। ये समझ गए, ये 3 बहुत बड़े चेहरे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों क्रांतिकारियों की शुरुआत जिनको कहते हैं। इनको क्रांतिकारी नहीं कहते, इनको हम कहते हैं गरम दल के नेता थे। इनसे अगली पीढ़ी क्रांतिकारी बनेगी, जो क्रांति में, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आएंगे ना, उग्रवादी। उग्रवादी जैसे आज टेररिस्ट लगता है, तो इसलिए इसको शब्द को यूज नहीं करते, हम गरम को लेकर पढ़ेंगे आगे। तो ये गरम दल के नेता थे। अब इनका क्या कहना था, ये दूरदर्शी थे, इन्होंने भाप लिया कि भैया अंग्रेज तो बेवकूफ बनाने पे आ गए, लेकिन इंडियंस को कौन समझाए, बड़ा मुश्किल। कांग्रेस की बैठक हुई 1905 में। 1905 में जब बंगाल विभाजन था, उसी साल में बैठक हुई। 1906 में भी बैठक हुई। 1905 की बैठक हुई बनारस में, बनारस, और इसके हेड बने गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले, जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये गांधी जी के गुरु है। अगली हुई कलकत्ता में, इसके बने दादा भाई नारोजी। तो दादा, अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। जो 1905 की बैठक है ना, इसमें एक शब्द आया स्वदेशी, और 1906 में एक शब्द आया। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें बात समझनी है। स्वदेशी और स्वराज क्या है? स्वदेशी का मतलब था 1905 में जब ये बंगाल विभाजन हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल बैठे रहे, लोगों ने कोशिश की, सबने कोशिश की कि ना हो, जनता ने, और हिंदू और मुसलमान इकट्ठे एक मंच पर आए और उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है। वो तो बाद में अलग हुए। विभाजन हुआ ना, अक्टूबर, 16 अक्टूबर था, इन्होंने उस दिन को शोक दिवस मनाया कि हमें दुख है, शोक दिवस मनाया। इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को राखी बांधी, हिंदुओं ने मुसलमानों को कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, मुसलमानों ने हिंदुओं को, भाई बहन वाला नहीं, ये रक्षाबंधन मनाया गया, राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। क्यों? कि भाई हम तुम्हारे रक्षक हैं। तुम ये मत सोचना कि अंग्रेजों के बांटने से हम अलग हो जाएंगे। तो शोक मना रहे हैं। बहुत लोगों ने व्रत रखा, बहुत लोगों ने खाना ही नहीं खाया कि भाई ये इन्होंने गलत काम किया, तो व्रत रखा लोगों ने। कितनी श्रद्धा थी देखो एक दूसरे के प्रति, जलन नहीं थी, ईर्ष्या नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। औरंगजेब ने जबरन कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। फिरोज शाह ये जो था अपना तुगलक के टाइम में, इसने कितने मंदिर तोड़े, कितनी चीजें जलाई, लेकिन हमारे मन खट्टे नहीं थे। हम आपस में ये मानते थे कि राजा बेशक कैसे रही हो, सुल्तान बेशक कैसे हो, या बादशाह, लेकिन हम सब जनता हैं, और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति आदर था, प्रेम था। राजा की नीतियां हमें प्रभावित कर सकती थी, लेकिन आपसी मेलजोल, भाईचारा हमारा बहुत पुराना था। अब क्या हुआ, ये सब चीजें हमने की हैं ये दिखाने के लिए कि बंगाल विभाजन से हमारे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। लेकिन अगर झूठ को बार 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 बोला जाएगा ना, 1000 बार बोला जाएगा, तो कभी जाके वो झूठ सच लगने लगेगा। ऐसा होगा, ऐसा जरूर होगा, और ऐसा ही यहाँ भी हुआ। बार बार इनके कानों में डाला गया अंग्रेजों के द्वारा कि तुम लोग जो हो ना, अलग हो, अलग हो, तुम्हारी नीतियां अलग, तुम्हारे रीति रिवाज अलग, तुम्हारी सोच अलग, तुम्हारी विचारधारा अलग, तुम्हारा धर्म अलग। तो ये सब सुन सुन के फाइनली उनको लगने लगा कि हाँ हम अलग हैं, और हमारा हिंदू कभी भला नहीं कर सकते। हिंदुओं के मन में भी ये आ गया कि मुसलमान हमसे अलग हैं। इन लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट किया तरीके से, आनंद
आपसी लड़ाई का। और आज भी दुनिया हंसती है जब इंडिया पाकिस्तान लड़ते हैं ना, तो तुम्हें क्या लगता है? दुनिया को दुख होता है? दुनिया हंसती है कि कितने मूर्ख हैं, अंग्रेजों के उस टाइम की चाल इनकी समझ में आज तक भी नहीं आई, आपस में आज भी लड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोक दिवस मनाया, रक्षाबंधन दिवस मनाया और व्रत रखे, लेकिन इन सबका हुआ कुछ नहीं। दो शब्द आए इस टाइम पर, हमने जैसे विरोध किया ना, तो हमने कहा ठीक है भाई, अंग्रेज हमें ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार, जो वर्ड लिखा था ना, स्वदेशी प्लस बहिष्कार आंदोलन चलाया हमने। इसका क्या मतलब था? स्वदेशी मतलब था अपने स्वयं के देश का, यानी भारत का। तो भारत का जो भी माल होगा, उत्पादन होगा, भारत का जो भी सामान होगा, हम उसका यूज करेंगे, पहली बात का मतलब। देंगे वस्तुओं का बहिष्कार, इनको फेंक देंगे, तोड़ देंगे, जला देंगे। और आपने देखा होगा न जाने कितनी चीजें जलाई गई, अंग्रेजी खिलौने, अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी किसी के घर में चादर थी, कोई सामान था, सब जला दिया लोगों ने। मतलब अपने घर में गरीबी से रह लेंगे लेकिन अंग्रेजी सामान का यूज नहीं करेंगे। और तो और कहते हैं इस टाइम पर जो दहेज दिया लिया जा रहा था, क्योंकि प्रथा है, विदेशी है, तो लड़के वाले मना करते थे कि हम शादी करेंगे, आपने दहेज में जो है अंग्रेजी सामान दिया है। ब्राह्मण मना कर देते थे शादी करवाने से कि तुम्हारे यहाँ पे तो सामान लेन देन जो हो रहा है अंग्रेजी वस्तुओं का है, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं शादी में नहीं आता, मैं फेरे पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो यानी लोगों के मन में देशभक्ति किस हद तक थी, कितनी अच्छी बात थी कि हर आदमी के मन में था कि मुझे किसी भी पार्ट पे विदेशी सामान नहीं यूज करना, सिर्फ यूज करूंगा तो अपने देश में बना हुआ सामान, जो इंडियन फैक्ट्रीज बढ़े, जो इंडियन लोगों को काम का बहिष्कार की। बहुत बढ़िया। जो ये बात स्वदेशी वाली बात आई तब कौन था? गोखले। लेकिन अब धीरे धीरे इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या हुआ? बंगाल तो बट गया। ये सब दिखावट हमने की, फिर भी बंगाल बटा। अब लगने लगा कि यार बस बहुत हो गया, ये सब दिखावटी है और अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्वदेशी चलाओ, तुम स्वराज चलाओ, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें। ये फील है कांग्रेस के सो कॉल्ड बड़े तथाकथित लीडर, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और देखो अंग्रेज तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हारे देखते देखते उन्होंने बंगाल बांट दिया। और तुम और हम ये जानते हैं, जनता नहीं जानती थी, लेकिन बड़े लीडर्स जानते थे कि ये बंटवारा धार्मिक आधार को ध्यान में रख के किया गया है। सब इस बात को जानते थे लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे थे। तब लाल बाल पाल अलग हुए और इन्होंने कहा भाई बस बहुत हो गया, और अब हम लोग अपना अलग से काम करेंगे। अलग मतलब हम कांग्रेस से अलग नहीं, कांग्रेस में रह के काम करेंगे लेकिन अपने बिहाफ पे हम काम करवाएंगे। इन्होंने प्लानिंग की, तीनों लड़कों, तीनों आदमी मिलकर, और बहुत सारे लोग इनके साथ आ गए। इन्होंने कहा हमें ना 4 चीजें चाहिए मेन। क्या क्या? एक तो स्वदेशी, अपने देश का सामान, विदेशी सामान का क्या करो? बहिष्कार करो। एक इन्होंने कहा कि हमें ना शिक्षा अपने हाथ में लेनी है। कितनी अच्छी बात है, देखना जो समझदार लोग थे ना, उन्होंने हमें जाके नहीं कह सकते कि भाई अंग्रेज खराब है, अंग्रेज खराब है। उन्हें कब पता चलेगा? जब वो अखबार पढ़ेंगे, जब वो एनालाइज करेंगे, जब वो देखेंगे कि हाँ सरकार गलत कर रही है, सरकार ये हमारे पक्ष में नहीं कर रही। अब अनपढ़ आदमी को क्या पता कि क्या चीज चल रही है देश में? उसको कुछ नहीं पता। वो तो किसी की सुन लेगा तो सुन के अपने कान में डाल लेगा। अब जो आज देश का हालत यही है। आप में से पता नहीं कितने लोग हैं सोशल साइट पे, आप देखो कितने जाहिल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कुछ चल रहा है देश में। वो बहुत सारे लोग तो पता नहीं कितने फायदे, कितने सारे लोगों ने तो नोटबंदी के फायदे भी तो गिनाए थे कि नोटबंदी होते ही देखना देश कितना अमीर हो जाएगा। कहाँ गई वो अमीरी? इतनी अमीरी है कि आज माइनस में जाके 23 6 महीने की मार नहीं झेल पाया भारत। वर्ल्ड की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जो घमंड था, जनता ने मदद की है सरकार की। जनता ने करोड़ों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए, गिनती भी नहीं है। अगले कह रहे हैं इस पे आरटीआई भी नहीं लग सकती, हम क्यों बताएं कितने रुपए आए? जनता खड़ी हुई उस टाइम पर जब जरूरत थी। तब सरकार कहां मर गई थी जाके? सरकार ने क्या किया? एनजीओ सामने आई। जहां जहां आप देखते हो ना आसपास जो ये सब लोग गरीबों को खाना बांटा, एनजीओ आई सामने। सोनू सूद जैसे लोग सामने आए। आम जनता में से उठे कि हम मदद करेगा। तुमने कब पढ़ लिया कि सरकार ने अरबों रुपए खर्च कर दिए? फिर इतना रुपया गया कहां? वो सरकार जो ये कहती थी कि हम ट्रिलियन बिलियन वाले हैं, वो कहां गया वो पैसा? क्या सरकार के पास इतना भी नहीं कि अपनी जनता के लिए कुछ भी नहीं किया? मर्दों के लिए, जो जिंदा है उनको तो छोड़ो, मरने की कगार पे थे उनके लिए कुछ नहीं किया। उनकी मदद भी की है आम आदमी ने। तो जब ये काम हमें ही करने हैं, आपदा जब हमें ही संभालनी है जनता को ही, तो फिर टैक्स किस चीज का लेते हो? फिर तो हम अपना पैसा अपने पास रखें, सब लोग अपनी सैलरी पे कोई टैक्स ना दे। दिक्कत आएगी तो जनता ही तो सामने आएगी, तुम तो फिर पल्ला झाड़ लोगे। किसी के घर में कोई पैसा सरकार ने भिजवाया हो, कुछ भी किया हो, ना के बराबर। प्राइवेट संस्थानों ने या बड़े बड़े आदमियों ने या बहुत सारे बेचारे नौकरी पेशा लोगों ने एक एक दिन की सैलरी डोनेट की है। ये कितनी बड़ी बात है कि देखो आम आदमी के मन में कितनी फीलिंग है कि बुरे टाइम में देश के साथ वो खड़ा हो जाता है। जब उसको दिखता है ना कि देश पे आपदा है, तो आम आदमी कोशिश करता है कि 100 रुपए सही 100 रुपए दे दूंगा, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा। एक दिन भाई मेरे घर में दाल रोटी 2 टाइम बनती है, एक दिन हम दाल कम बना लेंगे, मैं इतना दान जरूर करूंगा। लेकिन उन लोगों को देखना जरा जो इतने बेशर्म है कि इतने करोड़ों रुपए पेंशन पे एक बार बन गया तो पूरा जीवन जब तक जिंदा रहेंगे पेंशन खाएंगे, और फिर उनकी पत्नी पेंशन खाएंगी। और आम आदमी जिसको ये पता है कि 60 साल के बाद मुझे कुछ नहीं मिलना, हो सकता है आगे 50 में रिटायर हो जाऊं, आपदा आने पर वो हेल्पिंग हैंड बन जाता है देश का। तो कहीं ना कहीं तो देखो कि जनता कितनी ज्यादा समझदार है, लेकिन वो समझदारी दिखाती नहीं।
इस टाइम भी ऐसा ही था, तो इन्होंने कहा लोगों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के तो लोग जागेंगे नहीं। तो कितनी अच्छी बात है कि स्वदेशी बहिष्कार प्लस शिक्षा, ये हम अपने हाथ में रखेंगे। ये कह रहे हैं लाल बाल पाल, और इसको हम पास कराएंगे कांग्रेस से। कांग्रेस माने कि हाँ, हमें इन पे काम करना चाहिए। ये जो स्वदेशी बहिष्कार और शिक्षा का मुद्दा था, इन लोगों ने प्लान किया कि हम इसको अगले सेशन में पारित करवाएंगे, और इसके लिए हम सरकार के पास लेटर भेजेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार और शिक्षा के ऊपर हमें काम करने का मौका दिया जाए। तो 1906 में जब कलकत्ता में बैठक होनी थी ना, 5 में डिसीजन हुआ स्वदेशी वाला, तो जब बैठक होनी थी तो बहुत चालाकी से, अब गरम और नरम अभी बटे नहीं है, लेकिन काम स्टार्ट कर दिया। तो 1906 में इन तीनों में से कहा भाई एक लीडर बन जाए हम में से अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष की चलेगी। और उधर वो लोग जानबूझ के सोच रहे हैं कैसे देंगे, तो हम ऐसा आदमी लाते हैं जो कि इनके सामने इतना बड़ा हो कि ये उसके नाम को काट ना पाए और ये उसकी टक्कर में खड़े ना हो पाए। तो सबसे एक्सपीरियंस आदमियों में कौन गिने जाते थे इस टाइम? दादा भाई नौरोजी। 1906 की बात है, ये 1825 के जन्मे हैं। खुद देखो, 75 तो वो और 6 ये, 81 साल का एक बुजुर्ग आदमी, उसकी टक्कर में तो कोई भी नहीं आएगा। और खासकर तब जबकि उसने 1867 में देश के लिए नेशनल इनकम गिनी हुई थी, तब जबकि वो कांग्रेस के ये अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठा हुआ था, उस टाइम का तेज दिमाग आदमी। तो इसके टक्कर में थोड़ी कोई खड़ा होगा। लाल बाल तुरंत पीछे हट गए कि कोई बात नहीं, अगर दादा खड़े हुए हैं तो दादा जो कह देंगे वो फाइनल है, और दादा अगर कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो हम मान लेंगे कि ठीक नहीं है। दादा तो बहुत बड़ा फिगर थे ना, बहुत ही बड़ा। तो दादा भाई नौरोजी एक तरह का ये लगा लो कि एक चाल थी इन नरम पंथियों की, ताकि गर्म पंथियों की बात दबी रहे, सामने ना आए। जबकि शायद मन से वो भी जानते होंगे कि बेस्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन कहें कैसे? ये कहेंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी ना। तो दादा भाई नौरोजी के टाइम पर स्वराज का मुद्दा उठा, स्वराज का, ये हाँ चौथी इनकी डिमांड थी स्वराज की। 4 बताई थी ना मैंने स्वराज। तो दादा के टाइम में स्वराज का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया, लेकिन ये शब्द यूज हो गया। देख रहे हैं यहाँ हो गए। शिक्षा की बातचीत नहीं की थी अभी। अब ये शिक्षा कहीं ना कहीं कमजोर तो थी ही हमारी, तभी तो हमें बेवकूफ बना पाए अंग्रेज, और आज भी कमजोर है, तभी नेता बेवकूफ बना पाते हैं। अब ये बात दिमाग में बैठ गई कि भाई इन चारों पे काम नहीं करेंगे ना तो इंडिया विकसित नहीं होगा, इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा, और इंडिया आजाद कभी नहीं होगा। और अंग्रेज इन चारों में से किसी पे काम करने को तैयार नहीं होंगे इतनी आसानी से। ये बात ना लाल बाल जानते थे। इसीलिए 1906 में ठीक है एक शब्द यूज किया, स्वराज, बात बन गई, लेकिन अभी शिक्षा पे कोई बातचीत नहीं हुई। इसीलिए 1907 में इन तीनों ने डिसाइड किया कि इस बार अध्यक्षता हर हाल में हम में से कोई को मिलनी चाहिए, हम में से कोई सा जरूर अध्यक्ष बनेगा। फिर कहा गया यार इस साल का जो बैठक होनी है ना वो नागपुर में होनी है। नागपुर मतलब आज का महाराष्ट्र का इलाका, और महाराष्ट्र में ना तिलक की बहुत चलती थी। तिलक का तो गढ़ था ना, ये पूरा जो मुंबई वाला इलाका था ना, ये तिलक का गढ़ था। तिलक के इशारे पे लोग यहाँ चलते थे, मतलब इतने भक्त थे लोग। तो यहाँ ये डिसाइड किया गया कि हम लोग इस बार तिलक का नाम आगे करेंगे और तिलक को ही बनवा के रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक तो आप जानते हो कितने ताकतवर लीडर थे, कितने बड़े उनके फॉलोअर्स थे, यंग लड़के उनके पीछे उनके भाषणों को सुनने के लिए पता नहीं कितने कितने किलोमीटर पैदल यात्राओं पर जाते कि आज वहां तिलक भाषण देने आ रहे हैं। ये जज्बा था लोगों में इनके प्रति। तिलक बनाने थे तो इन यंग लड़कों की चलने लगेगी, और अगर इनकी चलने लगी तो फिर ये कांग्रेस को अपने हिसाब से मोड़ के ले जाएंगे और हम बैठे रह जाएंगे। आपसी क्लैश है ये। तुम्हें अगर लगता हो ना कि लीडर्स बहुत समझदार होते हैं, मैं बता दूं ईर्ष्या जलन हर इंसान में है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अपने से आगे निकलता कोई किसी को नहीं अच्छा लगता, चाहे वो नेहरू थे, वो गांधी थे, या वो अंबेडकर थे, सब आगे से, मैं भी, हम सबका ह्यूमन टेंडेंसी है। आप भी इसी में है। आपको तब तक अच्छा लगता है, वो 3 इडियट्स वाला नहीं देखा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, नीचे से नाम देख लिया दूसरे नंबर तो बहुत दुखी हुआ, फिर जाके दोबारा जब उसे पता चला कि भाई शायद फेल होगा तो बड़ा दुखी हुए, लेकिन जब पता जाके टॉप किया तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जलन हम सबके अंदर है। इस टाइम के लीडर्स भी ऐसे ही चलते थे, बहुत सारे लीडर्स। तो कुछ ना कुछ करके इस तिलक को नहीं बनने देना, और इसीलिए नागपुर की बैठक को जानबूझ के रोकने का प्लान बनाया गया। और 1907 की ये बैठक नागपुर में नहीं होने दी, इसका वेन्यू चेंज कर दिया और ये बैठक कराई गई सूरत में। क्यों? क्योंकि नागपुर की तरफ में तिलक का बढ़िया बोलबाला था। और फिर जानबूझ के ना एक नियम बना दिया, भाई तिलक और ये सब बढ़ेंगे ना, ऐसे कैसे चेंज हो गई, आज से पहले क्यों नहीं चेंज हुई? तो एक नियम बना दिया क्या कि जो जिस प्रांत में बैठक होगी, ये बंबई में पड़ते हैं दोनों, तब बंबई था, मैंने आपको बताया होगा 1961 से पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र एक बंबई था। तो कहा कि जिस प्रांत में बैठक होगी वहां को बिलोंग करने वाला आदमी, यानी तिलक वहीं के तो थे, वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। अगर बंबई में बैठक है तो तिलक अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो तिलक अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो तिलक जो है अध्यक्ष पद से दूर करने के लिए देखो कितनी चालें चली जा रही है। नागपुर से बैठक सूरत में करा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इस बार हमारी कार्यकारिणी ने ऐसा ये डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि आज के बाद अब इस साल से भी बैठक वाले स्थान पे कोई भी आदमी उस एरिया हेड नहीं बनेगा। तो देखो कितनी चालाकी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात उठी कि ठीक है भैया मैं हेड नहीं बनता तो हमारा दूसरा बनेगा, भाई मैं नहीं बनता तो कोई और बना लेंगे। अब यहाँ तो कई लीडर्स है ना, तो बात जब ये बड़ी बनी कि भाई कौन बनेगा, तो इन्होंने अपनी बात, जो गर्मपंथी थे ये चाहते थे कि हमें चलो अगर तिलक नहीं कोई रास बिहारी घोष,
ये उनके एक लीडर थे, बिल्कुल नरमपंथी, ये बन जाए अध्यक्ष, और इनके नाम के आगे उन्होंने टिक कर दिया भाई ये अध्यक्ष है। अब जब ये अध्यक्ष बने ना तो फिर गर्मपंथी अड़ गए कि यार ये क्या मजाक है, तुम 1885 से अपने अध्यक्ष बना रहे हो, 1907 आ गया, 22 साल बीत गए, तुमने क्या उखाड़ लिया इन अंग्रेजों का, क्या फर्क पड़ा, क्या ये तुमसे कुछ भी ऐसा तुम इनसे करवा पाए जो देश हित में हो? एक काम बता दो जो उन्होंने देश हित में किया हो। तुम 22 सालों से ये एप्लीकेशन लिखते जा रहे हो और वो तुम्हें बेवकूफ समझ के राज करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तुमने क्या कर लिया? अगर तुम एक बार हमें मौका दो तो हम शिक्षा की बात को उठाएं, हम बहिष्कार की बात को उठाएं, स्वदेशी की बात को, स्वराज की बात को, लेकिन तुम अब हमारी चलने नहीं देते, अपनी अपनी मर्जी चला रहे हो। तो ये बात इतनी बढ़ गई कि जो उदारवादी थे ना उनमें तो सारे वो काफी एज दादा और फिरोज शाह मेहता वाले टाइप के लोग हैं, वो उठकर खासकर कहते हैं फिरोज शाह मेहता, ये नाम अभी मैंने देखो पीछे बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो है ना वो सबसे ज्यादा बड़ा चेहरा थे 1907 में ये सब कराने के पीछे। क्या नाम बताया मैंने आपको? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता बिल्कुल एंटी थे इन लड़कों के, इन आदमियों के जो लाल बाल पाल हैं इनके, ये सब इन्हीं का किया हुआ है। लाले जो गांधी जी के गुरु हैं, ये दोनों की प्लानिंग है कि कुछ भी कर दें, इनमें से कोई सा बनना नहीं चाहिए, कोई सा भी, किसी भी कीमत पे। तो प्लान बना लिया, नागपुर से कहां ले आए? सूरत, और बोले इस प्रांत का जो भी होगा वो नहीं बनेगा, बाहर का बनेगा। फिर 1907 में रास बिहारी बोस का नाम देके और ये एंटी आपस में कहा सुनी, कहते हैं यहाँ पे जूते फेंके एक दूसरे के ऊपर, कुर्सियां तोड़ी, जैसा आज है ना तब भी ऐसा ही था। ऐसे मत सोचो कि वो भगवान, वो ऐसे ही लड़ते थे जैसे आज लड़ते हैं, वो ऐसे ही बुरा भला बोलते थे जैसा आज बोलते हैं, कोई अंतर नहीं आया, बस किताबें पढ़ाती नहीं है, लेकिन वो भी हम ही जैसे थे। तो उस टाइम में लाल बाल पाल का खूब विरोध हुआ और आपस में यहां से वहां कुर्सियां फेंकी, चप्पल जूते, और बुरा हाल मचा। फाइनली जब बात ज्यादा बिगड़ गई ना तो जो नरमपंथी थे, जिनका की कांग्रेस पे हक था ज्यादा, वो मानते थे हक तो क्या था, अपने आप जानबूझ के इसके बन के बैठे हुए थे उत्तराधिकारी, बोले तुम निकलो यहाँ से, तुम ये जो लाल बाल पाल और इनके जो पक्षधर हो ना, निकलो यहाँ से, कांग्रेस हमारी है और जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। तुम कौन हो ये बोलने वाले? तुम्हें दिक्कत है? तुम्हें नए तरीके से काम करना, जाओ अलग हो जाओ, जैसा मन करे करो, अंग्रेजों का सिर फोड़ना है सिर फोड़ो, मारने हैं मारो, हमारे संगठन में ये गड़बड़ियां नहीं होंगी। अब लाल बाल पाल समझ गए कि अंग्रेजों को अगर हमें भगाना था या उनका नुकसान या उनके सामने बोलना था तो हमें संगठन की जरूरत है, और संगठन इस देश में सबसे बड़ा कांग्रेस है, और अगर कांग्रेस से हमें निकाल दिया गया तो फिर हमारे पैर नहीं टिकेंगे, ना तो हमारे पास संगठन, ना हमारे पास इतना पैसा। संगठन तब चलता है जब पैसा होता है, कोई भी संगठन बिना पैसे के नहीं चल सकता। आप खुद देखो, एक परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, संगठन चलाने के लिए उससे कई गुना पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि संगठन ये देश हित में काम करेगा। इनको अखबार निकालने पड़ेंगे, इनको लोगों को जागरूक करने के लिए मैगजीन्स निकालनी पड़ेंगी, इनको बैठकें करनी पड़ेंगी, 6-6 दिन तक वहां पूरा ये लगा लो, इतना बड़े भाई, अगर जितने ज्यादा लोग होंगे उतना खर्चा भी तो ज्यादा होगा। 72 लोग हैं तो 72 कप चाय बनेंगी, और 1000 लोग होंगे तो 1000 कप चाय। अगर वो 2 दिन वहां बैठक में रुक रहे हैं तो उनका खाना पीना रहना सबका खर्चा होता है ना। संगठन फ्री में नहीं चल सकते। आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं तब भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। जब संविधान सभा बैठी थी तो तुम्हें पता है 1 करोड़ के आसपास रुपया खर्च कर दिया था, और तुम्हें लगे करोड़, ऐसे ही खर्चे तब भी होते थे। लेकिन तब खर्चा करने के लिए कौन थी? कांग्रेस। कांग्रेस के पास पैसा कौन देती थी? जनता। आज जैसे सरकार को देते हैं ना, तब ऐसा हम लोग टैक्स के साथ साथ जनता कांग्रेस में दान करती थी, कोई 10 रुपए, कोई 1 रुपया, कोई 25 पैसे, जितने बन पड़े, ताकि कांग्रेस एक बड़ा मजबूत संगठन बन के खड़ा रहे। हर संगठन को पैसा चाहिए, और जैसे ये कहा तुमने, जनता ना हमारे पास इतने साधन और ना अंग्रेजों का सिर पे हाथ, कांग्रेस के सिर पे तो अंग्रेजों का हाथ ना, तो हम संगठन चला नहीं पाएंगे। और इसलिए उन्होंने माफी भी मांगी कि ठीक है हमसे गलती होगी, माफ कर दीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। रास बिहारी को कहेंगे उनको बना लेंगे अध्यक्ष। लेकिन अब नरम वाले अड़ गए कि निकलो यहाँ से, तुम हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग हो, और जो करना अपना अलग होकर करो, हमारे साथ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ना चाहते हुए भी कांग्रेस का डिवीजन हो गया। एक का नाम दिया गया गरम, जो ये निकले हैं, जिनमें मेन है लाल, बाल और पाल। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोखले टाइप के लीडर्स, उदारवादी जिनको आप कहते हैं। अब कांग्रेस इनके अकॉर्डिंग चलेगी, नरम पंथियों के अकॉर्डिंग। गरम बेचारे तो फंस गए, पैसा है नहीं पास, बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं, और फिर अब कैसे काम करें? बिना पैसे के और बिना संगठन के तो काम नहीं हो सकता ना। और इन दोनों की इस लड़ाई का फायदा उठाएगी अंग्रेजी सरकार, क्योंकि उसने देखा कि गरम के पावर, अंग्रेजी सरकार। देखो गरम जो 3 नाम है ना, ये पावरफुल है, ये लड़ और मर सकते हैं देश के लिए, मिट सकते हैं देश के लिए। ये जो नरम है ना, इनके पास है पैसा प्लस जनता। मेन तो जनता इन्हीं के साथ थी। अब पैसा है, जनता है, लेकिन लड़ने मरने वाली जनता नहीं है। वो जनता वो है कि मारते हो तो मारो, लेकिन हम ये काम करेंगे, उस तरह के लोग चाहिए। वो नहीं है इनके पास। जनता है डरपोक वाली, पीछे रहने वाली, वो टोपी पहन के अपना झंडा लेके चलने वाली जनता, देश के लिए लड़ने मरने वाली नहीं। तो पैसा क्या करेगा, जनता क्या करेगी, जब तक कि आपके पास पावरफुल लोग ना हो जो मरने को तैयार हो। तो ये कमी थी। इनके पास पावर है, पर पावर अकेली
क्या दे, 116 तक वो अपनी मनमर्जी चलाएगी, बिल्कुल मनमर्जी चलाएगी, जैसा उसका मन में आएगा वैसा करेगी, ना नरम कुछ कर पाएगा और ना गरम, क्योंकि दोनों अपने अपने पार्ट पे मुंह फुला के बैठ गए, ना वो उससे बोलने को तैयार, ना वो उससे बोलने को तैयार। फायदा उठाएगी तीसरी सरकार, जिनका यहाँ कोई कुछ नहीं है, जिनका यहाँ, लेकिन यहीं से लूट लूट के अपना देश भर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना हम आज पढ़ लेते हैं, इसके आगे की कहानी हम कल जानेंगे कि कैसे इनके बंटवारे के बाद 1907 के बाद इंडिया में किस तरह से चेंजेस आए और अंग्रेजों ने क्या किया कि वो इतने लंबे टिक पाए। इस सब के बारे में फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक